हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, फिर उसके बाद डच आए, इंग्लिश आए, डैनिश आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए। इन सब के बारे में बात करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एंग्लो फ्रेंच वॉर भी देखेंगे, जिसको कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। पेरिस की ट्रीटी भी साइन होती है उसके अंतर्गत, और ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रियन भी साइन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक कि एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन सबसे पहले कौन आए। तो देखिए, अगर हम कालक्रम के हिसाब से पढ़ें तो पहले पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रेंच आए। तो आप इन सबको जो है इसी तरीके से याद करना चाहिए, और इसी तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं कि इसे आप कालक्रम में लगाएं। लास्ट पे फ्रेंच है और लास्ट में ही ये वापस इंडिया से जाएंगे। तो पहले नंबर पे पुर्तगीज़ आए। तो पुर्तगीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल एक सेलर थे, नाविक थे, ये इंडिया के कालीकट पे आते हैं 17 मई 1498 को। और इसका जो स्वागत है, जैमोरिन जो कि हिंदू रूलर होता है कालीकट का, वो स्वागत करते हैं। फिर अगेन जो है 1502 में वास्को डी गामा इंडिया में आते हैं। उसको सेकंड ट्रिप कहा गया क्योंकि वो सेकंड बार आते हैं इंडिया के अंदर, और वो ट्रेडिंग स्टेशन मतलब व्यापार केंद्र बनाते हैं कालीकट, कोचीन और कैनोर में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसी के अंतर्गत जो कोचीन को पुर्तगीज़ ने अपना कैपिटल बनाया, तो बाद हम देखेंगे कि कोचीन से इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करके गोवा भी कर दिया। तो 1505 से लेके 1509 तक पहले गवर्नर हुए पुर्तगीज़ के, तो उनका क्या नाम था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये नाम आप ध्यान दीजिए। इन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, यानी कि जो ट्रेडिंग सिस्टम वो स्टार्ट किया कि हमें सी पोर्ट से व्यापार करना है। और पुर्तगीज़ के पास जो कैलिकट का एरिया, वो कोचिंग का जो एरिया वो सी पोर्ट ही था उस समय पे। 1509 में और 1515 तक सेकेंड गवर्नर आते हैं पुर्तगीज़ के, उनका नाम रहता है अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू। अगर आप एनसीईआरटी यूज़ करते हैं बिपिन चंद्रा का, या फिर 7th और 8th क्लास का एनसीईआरटी यूज़ करते हैं, या फिर तमिलनाडु बोर्ड का बुक यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू ने पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म स्टार्ट किया, जहाँ पर इन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि गोवा इन्होंने कैप्चर कर लिया, कि बीजापुर जो रूलर थे बीजापुर के, उनसे छीन लिया गोवा को इन्होंने 1510 में। फिर इसके बाद 1530 में क्या होता है? तो 1530 में नाइनो डा कुन्हा, एक पुर्तगीज़ रूलर होते हैं, जिन्होंने क्या किया, कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया कोचीन से गोवा को। तो आप देखेंगे कि गोवा में क्या दबदबा रहता है पुर्तगीज़ का। तो इन्होंने दमन और दीव जो एरिया है गुजरात का बेसिन, इन दोनों को जो है एक्वायर्ड कर लिया 1534 तक। और एक यहाँ पर रूलर कौन था? तो देखिए, गुजरात वाला रूलर अगर आप मुगल्स पढ़ेंगे तो गुजरात में रूलर जो बहादुर शाह गुजरात के रूलर थे, इनको हरा देते हैं, और दीव और बेसिन को पुर्तगीज़ अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो मैंने मुगल्स के ऊपर भी, दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी, और गुप्ता एम्पायर के ऊपर भी, मतलब एंशियंट इंडिया मैंने ख़त्म कर दिया, मिडवल इंडिया ख़त्म कर दिया, मॉडर्न इंडिया मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो 1631 में क्या हुआ कि ये जो पुर्तगीज़ थे वो हुगली को लॉस्ट कर गए थे, जो कलकत्ता वाला रीजन है, कासिम खान ने एक्वायर्ड कर लिया हुगली को, इनसे छीन लिया। 1661 में क्या हुआ कि डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो गया। कैसे डिक्लाइन स्टार्ट हुआ पुर्तगीज़ का? तो इन्होंने जो है ना एज अ डाउरी चार्ल्स सेकंड जो प्रिंस थे ब्रिटेन के, उनको जो है बॉम्बे दे दिया। क्यों एज अ डाउरी दे दिया? उनकी बहन से शादी करने की वजह से। मराठास ने फिर कैप्चर कर लिया। मराठास क्यों? मराठास जो वहाँ के लोकल थे, समझ गया, जब लोकल थे तो उनको गोरिल्ला वारफेयर आता था। आपने पढ़ा होगा गोरिल्ला वारफेयर के बारे में, टेक्निक। तो ये इनको आता था, तो ये अच्छे से युद्ध कर पाते थे। कहाँ पर? पहाड़ी इलाकों में। तो इन्होंने सैलसेट और बेसिन को इन्होंने जीत लिया 1739 में। तो इनका पतन स्टार्ट हो गया था। 1961 तक आते आते गोवा इनके पास, दीव और दमन रह जाता है किनके पास? पुर्तगालियों के पास। और 1612 में बैटल ऑफ स्वाले का भी कारण रहता है पुर्तगीज़ का जो डिक्लाइन का। तो देखिए, जब गोवा रह जाता है 1961 में, तो 1987 में हम देखेंगे कि कैसे गोवा 1973 में टेरिटरी बना, फिर 1987 में गोवा को इंडियन स्टेट बना दिया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे तो बाकायदा पढ़ेंगे। आई हो। और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? तो देखिए, ये टमाटोस लेके आए, ये टोबैको लेके आए, ठीक है, तंबाकू लेके आए ये इंडिया, ये चिलीस लेके आए,
ठीक, ये पोटैटोज़ लेके आए, तो इनका ये कंट्रीब्यूशन भी रहा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। आई होप कि आपको यहाँ तक पुर्तगीज़ का समझ आया होगा वीडियो। चलिए आगे हम कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को। इंडिया में सेकंड नंबर पे एडवेंट था डचेस का। तो ये जब इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया 1602 में, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप किया कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, भीमलीपाटम में 1641 में, कैराकल में 1645 में, चिनसुरु में 1653 में, कासिम बाजार, बारानागौर, पटना, बालासोर, नेगापट्टम, इन सब जगहों पे 1658 में इन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई, और कोचीन में 1663 में। तो इनका आपका डेट याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डेट से आपको क्रोनोलॉजी पूछता है कि आप बताएं कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कैसे बनाया। क्वेश्चन भी आए हुए हैं काफ़ी। देखिए यहाँ पर डच ने क्या किया, पुर्तगीज़ को डोमिनेट कर दिया पूरी तरह से। और दूसरे नंबर पे क्या हुआ, इन्होंने पुलिकट को सेंटर बनाया 1690 में। उसके बाद जो है चेंज करके नेगापट्टम को इन्होंने कैपिटल बना लिया। इसके बाद क्या होता है कि डच को जो है एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, जिसको बैटल ऑफ बेडरा 1759 में होगा। तो जब बैटल ऑफ बेदरा होगा तो डच जो है हार जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाएगी ब्रिटेन की। तो इसे जो है ब्रिटिश जो है डोमिनेट कर जाएंगे। तो आगे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए तो इंडियन में, यूरोपियन में थर्ड नंबर पे आने वाले इंग्लिश होते हैं। अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले एक नाम आएगा आपको, जॉन मिल्डन हॉल। ये जो है इंग्लिश मैन होते हैं, ये एडवेंचरस मैन होते हैं, जो एडवेंचर करते करते इंडिया में आते हैं 1599 में। तो ये देखते हैं कि इंडिया में स्कोप ज़्यादा बिजनेस करने का, तो यहाँ से ये बिज़नेस का प्लान ले जाते हैं इंडिया में। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फॉर्म होती है, एक चार्टर्ड पास करती हैं, इशू करती हैं क्वीन एलिजाबेथ कि हमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। 1609 में कैप्टन हॉकिन, विलियम हॉकिन जो है इंडिया आते हैं जहांगीर के कोर्ट में, मुग़ल रूलर जहांगीर के कोर्ट में। तो वो परमिशन मांगते हैं कि हमें सूरत में ट्रेड करने की परमिशन दी जाए। बट जहांगीर के ऊपर पुर्तगीज़ का प्रेशर होता है, तो वो मना कर देता, वो नहीं देता। तो 1613 में जब अंग्रेज़ कहते हैं कि हम आपको पुर्तगीज़ से जो है निजात दिलाएंगे, हम आपको बचाएंगे पुर्तगीज़ से, तो आप हमें परमिशन दीजिए। तो 1613 में जहांगीर ने क्या किया, फरमान इशू करके फैक्ट्री लगाने के लिए सूरत में इनको परमिशन दे दिया। उसके बाद देखते हैं क्या इनका होता है। तो 1615 में क्या होता है, सर थॉमस रू अम्बेसडर होते हैं जेम्स फर्स्ट के, जो प्रिंस होते हैं कहाँ के, ब्रिटेन के। तो सर थॉमस रू इंडिया आते हैं जहांगीर के कोर्ट में और परमिशन मांगते हैं कि हमें जो है अपने मुग़ल एम्पायर में, मुग़ल एम्पायर जाहिर सी बात है बहुत बड़ा हो चुका होता है, तो कहते हैं कि हमें फैक्ट्री लगाने के लिए इजाज़त दी जाए। तो जहांगीर जो इजाज़त दे देते हैं। तो आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच 1619 तक इन चारों जगहों पे इन्होंने फैक्ट्री लगा दिया। तो धीरे धीरे देखिए पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया को डोमिनेट कर जाएगी। फिर इसके बाद क्या होता है, चार्ल्स सेकंड जो पुर्तगीज़ ने डावर के रूप में बॉम्बे दिया होता है चार्ल्स सेकंड को। तो ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, उसे बॉम्बे को लीज पे ले लेते हैं, कहते हैं कि हम बॉम्बे के अंदर फैक्ट्री खोलेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे और उससे जो पैसे आएंगे आपको दे देंगे। तो यहाँ पर जो है जेराल्ड ओंगियर होते हैं पहले गवर्नर बॉम्बे लेने के बाद बॉम्बे के, जो कि 1669 से लेकर 1677 तक वर्क करते हैं। फिर इनके बाद जो है 1690 में नाम सुना होगा इनका, जॉब चार्नॉक इनका नाम होता है, जिन्होंने सुतनौती में कैलिकट्टा और गोविंदपुर इन जगहों पे ये क्या करते हैं, एक फैक्ट्री बनाते हैं। ये सब जो जगह हैं कलकत्ता रीजन का जगह है, और यही बाद में जो है कलकत्ता बनता है, यानी कि कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम ये जो है निर्माण करवाते हैं फोर्ट का। तो बहुत फेमस फोर्ट है, आप ध्यान में रखें। फोर्ट विलियम जो है जॉब चार्नॉक निर्माण करवाते हैं, जहाँ पर कलकत्ता का निर्माण होता है। तो आई होप कि ये ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको समझ आ गया होगा, इसकी फैक्ट्री कब और कहाँ और कैसे बनी। तो आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद डेनिस आते हैं। तो डेनिस का ज़्यादा रोल नहीं देखने को आपको मिलता है, सिर्फ ये डेनमार्किस होते हैं, ये डेनमार्क से आते हैं। तो ये ज़्यादा एबल नहीं होते। ये 1620 में अपनी फैक्ट्री डालते हैं सेरमपुर बंगाल में, बट ये फेल हो जाते हैं। तो ये अपने क्या करते हैं, फैक्ट्री पूरी कंपनी को बेच देते हैं, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी है 1845 में। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि किस
ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी में को अपना सब कुछ बेच दिया था, तो वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। 5वें नंबर पे और लास्ट में जो आने वाले थे वो थे फ्रांसीसी, जिसको फ्रेंच इंग्लिश में कहते हैं। इन्होंने ईस्ट इंडिया, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1664 में स्टेबल नहीं किया, फाउंड किया अपने वहाँ पर, और वो इंडिया आ गए। वो किसके द्वारा फाउंड हुआ था? तो कोलबर्ट के द्वारा। ये मिनिस्टर थे किसके? लुइस सोल्वेज। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लुइस सोल्वेज कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, सब कुछ हम कवर करेंगे, और फ्रांसीसी क्रांति भी हम कवर करेंगे। तो 1668 में देखिए फर्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। कहाँ पर? सूरत में। कौन बनाता है उसको? तो फ्रांसिस कैरोन। कौन बनाता है? तो फ्रांसिस कैरोन। 1669 में फैक्ट्री बनती है मसूलीपट्टनम में। कौन करता है? तो माराकारा। तो माराकारा का वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा नाम रहेगा फ्रांस में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। 1673 में मार्टिन ने जो है पौंडुचेरी को फाउंड करता है, पौंडुचेरी बनाता है, और वहाँ का गवर्नर बनता है मार्टिन, पहला गवर्नर कह सकते हैं फ्रेंच का। फिर इसी के बाद जो है फ्रेंच एंग्लो वार होगा, फ्रेंच एंग्लो वार 2 होगा, 3 होगा, फिर ट्रीटीज़ वगैरह होंगी। तो हम ये साथ ही साथ ख़त्म करते हैं इसी वीडियो के साथ में। तो देखिए पहला फ्रेंच एंग्लो वार, जिसको कर्नाटिक वार भी कहते हैं, जिसको बैटल ऑफ आयार भी कहते हैं, और जिसको ऑस्ट्रियन वार भी कहते हैं, और इसमें ट्रीटी साइन होता है। तो इनको सबको बारी बारी से देखते हैं। तो जैसे ही फ्रेंच का एक नया गवर्नर आता है, जिसका नाम आपने सुना होगा, डुप्लिक्स, फ्रेंच का गवर्नर आता है, तो वो चाहता है कि इंडिया के अंदर हमारी सुप्रीमेसी बनी रहे, हमारी कंपनी का, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया चाहती है कि हमारी जो है इंडिया के ऊपर दबदबा बनी रहे। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पहला फ्रेंच एंग्लो वार होता है, जिसका नाम है कर्नाटिक वार, बैटल ऑफ आयार। और देखिए सिर्फ वार इंडिया में नहीं होता, इंडिया में खाली एंग्लो फ्रेंच वार होता है, बट ब्रिटेन और फ्रेंच यूरोप में भी लड़ रहे होते हैं, जहाँ जिसको कहते हैं ऑस्ट्रियन वार। तो यही इम्पैक्ट रहता है कि यहाँ पर कर्नाटिक वार हो रहा होता है, तो उधर भी वो लोग लड़ रहे होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो ये इधर लड़ रहे हैं, ये इनका पूरा खानदान उधर लड़ रहा है अपने आप को दबदबा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश जो है सपोर्ट किए गए थे। नवाब कर्नाटक रीजन, जो आज का कर्नाटका रीजन है, वहाँ के अनवर उद्दीन जो है मदद किया था इंग्लिश का। और जो फ्रेंच के जो मदद कर रहे थे, सपोर्टर थे, वो चंदा साहिब थे, क्योंकि इनको चाहिए था, गद्दी चाहिए था अरकोट का। तो 1748 में जो वार एंड होता है तो ट्रीटी साइन होता है, एक्स ला चैपले की ट्रीटी, एक्स ला चैपले की ट्रीटी। देखिए वार इंडिया में हो रहा है, पर इसका इम्पेक्ट जो है यूरोप में पड़ रहा है, यानी कि ये वार यूरोप में भी इन लोगों का चल रहा होता है। तो अभी भी अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे या कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, तो फ्रेंच और ब्रिटेन में जो है कॉन्फ्लिक्ट अभी भी दबदबा जो है बना रहेगा। अभी मॉडर्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो वार ऑफ ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल साइन होता है कब? एंग्लो फ्रेंच वार के टाइम पे, यह ध्यान रखिए आप। सेकंड देखिए, सेकंड वार होता है, सेकंड कर्नाटिक वार, एंग्लो फ्रेंच वार, बैटल ऑफ अंबूर कहते हैं इसको। यहाँ पर क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच डुप्लिक्स, राइट। तो अनवरुद्दीन यहाँ सपोर्ट कर रहे होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है खत्म, मतलब लूज़ हो जाती है। ये जो वार है ये 5 से 6 साल वार चलता है लगभग। तो फ्रेंच डुप्लिक्स जो होते हैं यहाँ पर लीड कर रहे होते हैं, उनके सपोर्टर में होता है मुजफ्फर जंग और चंद साहिब। चंद साहिब को आरकोट की गद्दी चाहिए होता है, और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम बनना होता है, इसलिए ये दोनों सपोर्ट करते हैं। डुप्लिक्स कहता है आप लोग हमें सपोर्ट करो, ताकि हम आपको जो है जीतने के बाद इन सब की गद्दी आपको दे देंगे, निज़ाम बना देंगे हैदराबाद का, आपको आरकोट की गद्दी दे देंगे। बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है यहाँ पर। देखिए रॉबर्ट क्लाइव के आते ही आरकोट से जो है ना चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, जिसको हैदराबाद का निज़ाम बना दिया था डुप्लिक्स ने, इन दोनों को मार देता है, गद्दी से हटा के कैप्चर कर लेता है। फिर जो है डुप्लिक्स बुढ़ा हो चला होता है, उसे जो है न्यू गवर्नर से रिप्लेस कर दिया जाता है, फ्रेंच जो है कर देती है। तो उसके बजाय जो है ना गोडेहू आता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है आप अच्छे से देख लीजिए, गोडेहू आता है। तो एंड जब होता है वार का, तो कोई जीतता कोई हारता नहीं है। शुरुआत में तो जीतता वैसे ये है, क्या नाम है, फ्रेंच है, लेकिन बट यहाँ पर ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी 1754 में। तो इस ट्रीटी के अगेंस्ट क्या होता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया सत्ता की, अब हम जो है पौंडुचेरी में भी व्यापार ट्रेडिंग वगैरह हम कर सकते हैं।
फिर उसके बाद थर्ड, चलिए हम पहले पहुंच के दिखाते हैं। तो थर्ड कर्नाटिक एंग्लो वार होता है जो कि 1758 से लेकर 1763 तक चलता है। देखिए इन सब वार का इम्पैक्ट इंडिया में नहीं यूरोप में भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच होता है, ये जाहिर सी बात है फ्रेंच वॉर है। तो इसे ब्रिटेन को लीड करने वाले थे सर आयरी कुट्टे, और फ्रेंच को लीड करने वाले थे काउंट डी लैली, इनका नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपने एक बैटल सुना होगा, बैटल ऑफ वांडी वॉज 1760। तो बैटल ऑफ वांडी वॉज 1707 में होता है, जब इंडिया में ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच लड़ रहे होते हैं। तो यूरोप में ये वार होता है बैटल ऑफ वांडी वॉज। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसका पूरा इम्पैक्ट पढ़ेंगे, इस वार का इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखिए फ्रेंच जो है आयरी कुट्टी से डिफीट हो जाता है, मतलब फ्रेंच हार जाते हैं इसमें। तो ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी को और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो 7 सालों के बाद 7 सालों तक जब ये वार चलता रहा, उसके बाद एक ट्रीटी साइन होता है एंड में, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763, और एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा 1783, जो कि अमेरिका और पेरिस के बीच में साइन होता है रेवोल्यूशन को लेकर। तो उसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। उससे पहले ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में वार हो रहा था, पर इसका इम्पैक्ट जो है यूरोप में देखने को मिलता है। तो यहाँ वार हो रहा था तो उधर भी ये लोग लड़ रहे होते हैं, तो उधर जो हारता है जीतता है तो ट्रीटी वगैरह साइन करते रहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन को पौंडुचेरी, कैराकाल, माहे, यनम और इन चारों जगह पे जो कि किसके अंडर आता था, तो फ्रेंच के अंडर आता था। यहाँ पर इनको ट्रेड करने का मौका मिल गया। तो यहाँ पर फ्रेंच का जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। फ्रेंच के पास एक ही बेस बचा था लास्ट में, बंगाल था। बट इनके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास देखिए कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, जिनको 3 प्रेसिडेंसी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि 3 प्रेसिडेंसी होती है फ्रेंच इंग्लिश का, तो आप पढ़ लीजिए। और फ्रेंच का एक पोर्ट था पौंडुचेरी, वो भी इनके हाथ से चला गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए मुझे दोस्तों। और आप बताइए कि और मैं इसमें क्या क्या सुधार ला सकता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।